हेलो दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीसेट की कक्षाएं चल रही हैं, उसी के क्रम में आज हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए जो तीसरा लेक्चर है उस पर आज बात करेंगे। जो मैंने आपको बताया था कि जो कम्युनिकेशन होता है वह एक वर्टिकल होता है जिसको ऊर्ध्वाधर कहते थे, और एक हॉरिजॉन्टल होता था जिसको क्षैतिज कहते थे, और एक डायगोनल होता था जो विकर्ण रेखीय जिसको कहते थे या आरेखीय जिसको कहते थे। तो आइए हम सभी पर बात करते हैं। अब ये देखिए, ये जो डाउनवर्ड वर्टिकल है, इसको वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर कम्युनिकेशन कैसे होगा और ये क्षैतिज संचार कैसे होगा यहाँ पर, और ये है आरेखी जिसको कहते हैं या डायगोनल। आरेखी संचार किस प्रकार का होगा ये बात यहाँ पर लिखी हुई है मित्रों। देखिए, यह कोई कंपनी है। ये जो मैंने आपको एक त्रिभुज बनाया है, यह एक कंपनी का मैंने स्वरूप दिया है कि इसके एक जो शीर्ष अधिकारी है वो सबसे ऊपर बैठा है, और उसके बाद ये छोटे अधिकारी हैं, इनका क्रम जो है नीचे से बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है। अब देखिए, जब जो है सूचना जो है ऊपर से नीचे आएगी, ऊपर से कहाँ आएगी, नीचे आएगी, यानी यहाँ का जो शीर्ष बास है इसने सूचना को क्या किया, दिया, और यहाँ निचले स्तर तक आया। उस सूचना को कहेंगे डाउनवर्ड वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर। किसी कंपनी में जब सूचना जब मैसेज दिया जाता है मित्रों, ऊपर से जब शीर्ष अधिकारी कोई मैसेज करता है अपने निचले अधिकारियों की तरफ, तो वह जो मैसेज होता है उसे कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। और इसमें एक पद सोपानिक क्रिया होती है दोस्तों, कि ओ देगा मैसेज किसको, पी को देगा, पी किसको देगा, क्यू को देगा, और क्यू आर को देगा, और आर किसको देगा, यस को देगा। उसी प्रकार जो अपवर्ड वर्टिकल है, इसमें जो नीचे का कर्मचारी होगा कोई सूचना देगा, ऊपर तक जाएगा, ये भी एक हायरार्की में जाएगा जिसे कहते हैं पद सोपानिक क्रम में यह भी जाएगा। ठीक। लेकिन जब एक जो निकटस्थ जो है, यहाँ का कोई कर्मचारी मान लीजिए आर है, और यहाँ का जो कोई कर्मचारी है यू है, इन लोगों के बीच जब सूचनाओं का आदान प्रदान होगा तो उसको क्या कहेंगे, क्षैतिज संचार या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहेंगे मित्रों। ठीक है। लेकिन ये देखिए, इस संरचना को आपने समझा, लेकिन यदि जो शीर्षस्थ बास है, इसे सूचना इन दोनों लोगों से नहीं प्राप्त करनी है, ना इन बीच वालों से प्राप्त करनी है, यानी जब हायरार्की को तोड़ करके, जब पद सोपान की क्रिया को तोड़ करके सूचनाओं को प्राप्त किया जाए, ऐसे प्रकार के संचार को डायगोनल कम्युनिकेशन या आरेखी संचार मित्रों कहते हैं। आप इसमें थोड़ी सी बात लिख सकते हैं कि जब पद सोपान का ध्यान ना रख कर किसी बीच वाले से सूचना प्राप्त की जाए तो उसे कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। मान लीजिए इस बास का नाम है सोहन। क्या है इस बास का नाम, क्या है, सोहन। सोहन को इस कंपनी में कौन सी गतिविधि हो रही है कि ये सब कर्मचारी जो बास बैठे हुए छोटे छोटे अधिकारी हैं, ये लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं,
कोई गुप्त सूचना प्राप्त करनी होगी तो वह किसी भी व्यक्ति से सूचना को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं मित्रों। ठीक है, तो आप इस चार्ट के माध्यम से ऊर्ध्वाधर संचार, क्षैतिज संचार और आरेखीय संचार के बारे में जान सकते हैं। यदि आप एक कंपनी का फ्रेम अपने दिमाग में बनाए रखेंगे तो आप जान पाएंगे कि क्षैतिज संचार जो होता है वह अपने समकक्ष अधिकारियों के बीच में होगा और आप देखेंगे कि निकटस्थ ये लोग रहेंगे। इसमें भी पद सोपान का ध्यान रखा जाएगा। जब वर्टिकल होगा जिसे ऊर्ध्वाधर संचार कहते हैं, इसमें या तो बास सूचनाओं को देगा, नीचे तक आएगा वह सूचना, या तो नीचे वाला अपने बास को देगा। इसमें भी एक हायरार्की है और ये दोनों लोग, ये सभी लोग एक दूसरे को मैसेज पहुंचाते हुए अपने बास तक मैसेज पहुंचा पाएंगे। तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को वर्टिकल कम्युनिकेशन मित्रों कहते हैं। लेकिन डायगोनल में आपने देखा कि आप किसी भी व्यक्ति से कोई गोपनीय सूचना प्राप्त कर रहे हैं तो इसमें पद सोपानिक क्रिया का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इसमें हायरार्की को ब्रेक किया जा रहा है मित्रों। तो ऐसे कम्युनिकेशन को डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन कॉन्टेक्ट। ये कम्युनिकेशन जो है इसे क्या कहते हैं? जब हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं कॉन्टेक्ट बना करके उस व्यक्ति से करते हैं तो एक होता है इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन होता है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? वैयक्तिक कम्युनिकेशन कहते हैं। एक ग्रुप में होता है। मान लीजिए कोई एक ग्रुप है, ऐसा एक ग्रुप है, यहाँ मान लीजिए मोहन नाम का व्यक्ति है, यहाँ सोहन नाम का व्यक्ति है, यहाँ रमेश नाम का व्यक्ति है, यहाँ पर सीता नाम की कोई लड़की है, सीता नाम की, और यहाँ पर कोई लड़का है आर नाम का। इस तरीके से एक ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप में कोई सूचना देनी हो, कोई सूचना एक व्यक्ति पहुंचाएगा, दूसरे को मिलेगा, या यहाँ पर कोई बीच में व्यक्ति बैठा है सूचनाओं को प्रत्येक दिशा में अपना दे रहा है। तो इस प्रकार के सूचना को, इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? ग्रुप इंफॉर्मेशन या ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन है मित्रों, यह ग्रुप कम्युनिकेशन है। जबकि वैयक्तिक कम्युनिकेशन में दो लोग होंगे, एक व्यक्ति मान लीजिए ए है और दूसरा व्यक्ति क्या है? बी है। इसमें एक दूसरे को अपनी अपनी मैसेज देंगे। क्या देंगे? मैसेज। यहाँ का ये मैसेज गया इधर और ये दिया बी इसको क्या? फीडबैक कि भाई मैंने आपकी बात को क्या किया? सुन लिया है। फीडबैक दिया कि मैंने आपकी बात को सुन लिया है। और यह जो है वैयक्तिक कम्युनिकेशन का उदाहरण है। हालांकि जो भी कम्युनिकेशन होता है मित्रों, सब में फीडबैक होगा, तभी उसको कम्युनिकेशन कहेंगे, तभी उसको संचार कहेंगे। जब तक प्रतिपुष्टि ना आ जाए, किसी भी संचार का अंतिम जो रिजल्ट है वह है प्रतिपुष्टि, जिसको कहते हैं फीडबैक। फीडबैक जब तक ना आ जाए कि भाई मैंने अपनी बाप की बात को क्या किया है? सुना है, अच्छी तरीके से सुना है। तो इस प्रकार के संचार को ये कहते हैं इंडिविजुअल, ग्रुप। ये सब मैंने आपको बताया। आइए नेक्स्ट। अब देखिए कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन नेचर। प्रकृति के आधार पर संचार क्या होता है, इसको हमको पढ़ना है। प्रकृति के आधार पर ये देखिए सूचनात्मक, ऐसा जो संचार है, ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन होता है, जो मैसेज इंफॉर्मेटिव होता है। यह जो है किसी क्लास का हो सकता है, जैसे कोई क्लास है, ठीक है, उसमें टीचर आया और कोई आपका इंफॉर्मेशन दे दिया, प्रत्येक बच्चे को इंफॉर्मेशन मिल गया कि भाई कल छुट्टी है। तो यह सूचनात्मक है, ठीक। और संगठनात्मक का मतलब होता है जहां पर संगठन हो, ऐसा इंफॉर्मेशन
किसी कंपनी में होगा, जो संगठन होंगे उसमें होंगे। तो इस प्रकार का एक शीर्षस्थ व्यक्ति जो है सूचना देगा और उसका अनुसरण सब लोग करेंगे। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल का मतलब होता है अंतर व्यक्तिक। इसी पर मित्रों आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब ऐसा शब्द लिख करके आ जाता है तो हमारी खोपड़ी अचेत की अवस्था में आ जाती है, हमारा मन अचेतन हो जाता है मित्रों। ठीक है, तो हमको इन्हीं पर ज्यादा फोकस करना है। जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है मित्रों, तो हम आपस में बातें करते हैं, दोस्तों से, अपने मित्रों से बातें करते हैं। ठीक है, तो यानी दोस्त यार से बात, दोस्त यार से बात जब होती है, यार से संचार जब होगा तो उसको कहेंगे इंटरपर्सनल। ठीक है, उसे कहेंगे कि क्या इंटरपर्सनल। एक इंटरपर्सनल होता है मित्रों, एक इंट्रापर्सनल होता है। इंट्रापर्सनल का मतलब होता है खुद से बात करना। इंट्रापर्सनल का मतलब क्या होता है मित्रों? खुद से बात करना, खुद से बात करना। आप देखते होंगे कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बैठे रहते हैं, खुद कुछ बोलते रहते हैं, कुछ हाथ ऐसे इधर उधर करते रहते हैं, कुछ अपने मन में चिंतन करते रहते हैं, वो अपने मुख से बोलते रहते हैं। तो ऐसे कम्युनिकेशन को, संचार को इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, खुद से बात करना। और अगला है ट्रांसपर्सनल। ट्रांसपर्सनल का मतलब होता है अलौकिक संचार, कि जब हम कहते हैं कि हे भगवान हमारा दुख दर्द कब सुनोगे आप, या कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपनी प्रेमिका से जब दुखी हो जाता है तो यह भी कहता है कि हे भगवान कब हमको इस दुनिया से उठा लोगे। तो इस प्रकार का जो भगवान से संचार होगा दोस्तों, उसे ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए, बेस्ड ऑन रेलिवेंस, प्रासंगिकता के आधार पर संचार क्या होता है। प्रासंगिकता के आधार पर संचार का एक कोड आया हुआ है, इसमें एक टर्म आया है ग्रेप वाइन। यह ग्रेप वाइन नामक जो संचार है, इसे रेलिवेंस के माध्यम से देखते हैं। ग्रेप वाइन, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये अगर पूछा जाएगा कि ग्रेप वाइन किस प्रकार के संचार का उदाहरण है, तो आप बता सकते हैं कि प्रासंगिकता के आधार पर, बेस्ड ऑन रेलिवेंस के आधार पर यह संचार का क्या है, उदाहरण है। आइए ये देखिए, अब हम देखते हैं कि संचार को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। जैसे मैं बोलूं, यही मैं आपको क्लास में YouTube के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं मित्रों। आपका क्लास उस स्तर का है, उसमें मैं पढ़ाने का शब्द बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं कोई भी व्यक्ति आप जैसे लोगों को पढ़ा नहीं सकता है, आपका रिवीजन करा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यही बात मैं जब मेले में जाके बोलूंगा तो क्या कोई बात मेरा बात तो देगा मित्रों? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कोलाहल ज्यादा है, नॉइज ज्यादा है। जब वहां पर कोलाहल जहां पर ज्यादा होगा मित्रों, तो वहां पर प्रभावी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम मानते हैं कि जो कोलाहल है या प्रभावी संचार में बाधा उत्पन्न करता है। तो जब आपके कभी भी ऑप्शन में आ जाएगा कि प्रभावी संचार में बाधा कौन उत्पन्न करता है, तो आप बताओगे क्या कि कोलाहल जो है प्रभावी संचार में क्या उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, या संप्रेषण या संचार में रुकावट या बाधा है क्या, कोलाहल, नॉइज, या संभावित बाधाएं हैं। कोलाहल क्या है? संभावित बाधाएं हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अभी कोलाहल नहीं है, अभी कोई नॉइज नहीं है, अभी 10-20 बच्चे कहीं से आ जाए, यहीं चिल्लाने लगे, तो क्या हो जाएगा? कोलाहल हो जाएगा ना। तो उसकी संभावना है। इसलिए नॉइज जो है या ये पॉसिबिलिटी पर आधारित है।
ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। किसी भी संचार की स्पष्टता या प्रभाव उत्पादकता, यानी कोई भी संचार है वह कितना स्पष्ट है और कितना प्रभावशाली है, इस बात पर निर्भर करेगा कि संचार का जो मीडियम है, जो कम्युनिकेशन मीडियम है, में नॉइज की मात्रा कितनी है। जिस मीडियम में नॉइज की मात्रा जितनी ही कम होगी मित्रों, वहां पर संचार उतना ही स्पष्ट और शक्तिशाली होगा, प्रभाव उत्पादक होगा, जो आप पर प्रभाव डालेगा और आप उससे कुछ सीख लेंगे। जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, यदि मेरे माइक में सरसराहट की आवाज जाने लगे, कहीं मोटर गाड़ी की आवाज इसमें जाने लगे, तो इसमें नॉइज हो जाएगा ना। जब नॉइज हो जाएगा, सनसनाहट की आवाज जाने लगे, तो आप हमारी कही हुई बात को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाएंगे। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि संचार प्रणाली में, संचार प्रणाली क्या है हमारी ये माइक है, संचार प्रणाली यही है माइक। इसी में यदि कोई सरसराहट की आवाज जाने लगे या किसी मोटर वाहन की आवाज जाने लगे या बच्चों के चिल्लाने की आवाज जाने लगी मित्रों, तो आप, क्योंकि यह मीडियम है, संचार मीडियम यही है, और इसमें कोलाहल की मात्रा यदि बढ़ जाएगी तो क्या आप मेरी बात को समझ पाओगे? नहीं। तो इसका मतलब है कि किसी भी संचार के लिए कोलाहल की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। यदि ज्यादा होगी तो प्रभाव, संचार जो है, संचार का प्रभाव इफेक्टिव नहीं होगा। यह देखिए, कोलाहल का प्रभाव इन चारों पर पड़ता है। सोर्स पर, मान लीजिए मैं सोर्स हूं, मैं आपको क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं इस बात को। यदि मेरे अगल बगल बहुत सारा शोर हो जाए तो मेरा कंसंट्रेशन मित्रों भंग हो जाएगा, और जब मेरा कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा तो मैं आपको जो मैं सोच करके आया हूं वह नहीं बता सकता। इसलिए कोलाहल का प्रभाव सोर्स पर भी पड़ेगा। ठीक, दूसरा लिखा है मैसेज। मैसेज का मतलब ये सब जो मैंने लिखा है, जहां पर मैं ये कंटेंट बना रहा था, यदि वहां पर अगल बगल बच्चों की आवाज आए, सब लोग झगड़ा कर ले, तो मैं ये क्या कंटेंट बना पाऊंगा? इसमें मैं पूर्ण रूप से अपना दिमाग नहीं लगा पाऊंगा। इसलिए जो कोलाहल है वह मैसेज को भी प्रभावित करेगा। ये है मीडियम, मीडियम है ये मेरा जो है माइक। इसमें भी अगर सरसराहट की आवाज चली जाए तो क्या होगा? संचार अच्छा नहीं होगा। रिसीवर, रिसीवर मान लीजिए आप लोग यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं मित्रों, तो आप लोग जब यहाँ सब गड़बड़ी मैंने किया है तो क्या आप लोग अच्छा सुन पाएंगे मुझे? जब अच्छा सुन नहीं पाएंगे तो अच्छा फीडबैक नहीं आएगा, और जब अच्छा फीडबैक नहीं आएगा तो क्या मैं अच्छा टीचर बन पाऊंगा? नहीं बन पाऊंगा, कतई नहीं बन सकता। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कितना अपने जीवन में अच्छा करेगा वह इस बात पे डिपेंड करेगा कि सोर्स, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, ये सब उनके आसपास का वातावरण ये सब कैसा है। आइए इसके आगे की बात करता हूं मैं। ये देखिए, एक दो वैज्ञानिक है भैया, एक का नाम है सेशन और एक का नाम बीवर है। इन्होंने कहा कि किसी संगठन में 3 प्रकार की संचार संबंधी समस्याएं होती हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सेशन एवं बीवर के अनुसार किसी भी संगठन में संचार संबंधी समस्याएं कितने प्रकार से उत्पन्न हो सकती हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, तो आप मित्रों ऑप्शन बनाओगे क्या? 3 प्रकार। 3 प्रकार से ही क्या होंगी? समस्याएं उत्पन्न होंगी। वह समस्या क्या है? तकनीक संबंधी। तकनीक संबंधी क्या? जो आपका मीडियम है वह कैसा है? ठीक है, वह आपका जो मीडियम है वह कैसा है, तो वही तो तकनीक है। मीडियम संबंधी तकनीक में आप देखेंगे। दूसरा है अर्थ संबंधी। क्या है? अर्थ संबंधी। अब अर्थ की संबंधी का मतलब है कि यहाँ पर जो भी संचार हो रहा है उसमें व्याकरण की समस्या तो नहीं है,
व्यक्ति अच्छे तरीके से समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। अस्पष्टता और प्रभावत्मकता से संबंधित ये 3 प्रकार हैं जो किसी भी संगठन में संचार में बाधा उत्पन्न करने के लिए क्या है, प्रभावी है। आगे देखिए, लिखा है कि ये तीनों समस्याएं निम्न प्रकार के कोलाहल से संबंधित हो सकती हैं। आगे सभी प्रकार के कोलाहल दिए हुए हैं, उन पर हम एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। पहला है पर्यावरणीय संबंधी कोलाहल। ये क्या है? पर्यावरणीय संबंधी कोलाहल। मित्रों, यह कोलाहल क्या है? पर्यावरणीय संबंधी। जैसे मैं कोई इंफॉर्मेशन आपको तैयार कर रहा हूँ, वह इंफॉर्मेशन मैं ऐसे जगह तैयार कर रहा हूँ कि किसी, देखिए ये समस्याएं कैसे उत्पन्न हो सकती है, किसी कक्षा के समीप, किसी कक्षा के समीप, किसी कक्षा के समीप जब कोई आप इंफॉर्मेशन बनाएंगे तो जब बच्चे चिल्लाएंगे तो क्या आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। दूसरा है किसी उत्सव, किसी उत्सव या मेले में बजते लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, ठीक। ये जो लाउड स्पीकर है मित्रों, यह भी संचार में बाधा उत्पन्न कर देगा। या वहां पर होगा, यही लिखा है कि पर्यावरण संबंधी। पर्यावरण का संबंधी का मतलब आप जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं वहां पर, मान लो आपने कमरा लिया एक, ठीक, जहां पर एक छोटा स्कूल है छोटे बच्चों का, और जब आप पढ़ने बैठते हैं और उसी समय उन लोगों को जोर जोर से पढ़ाया पढ़वाया जाता है तो क्या होगा? आपका कंसंट्रेशन भंग होगा, ठीक। अब दूसरी बात, किसी उत्सव या मेले में बजते लाउड स्पीकर। जब कहीं पर मेला में और उत्सव में देखते हैं जोर जोर से लाउड स्पीकर मित्रों बजता रहता है, तो हम अपने पास के खड़े हुए व्यक्ति से बात नहीं कर पाते, उनको सुनाई कम पड़ता है, क्योंकि उस मीडियम से, सोर्स से आने वाली ध्वनि हमारे ध्वनि से बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको नहीं सुनाई पड़ता। हमारा जो है कम्युनिकेशन क्या होता है, बाधित हो जाता है। अगला है शारीरिक क्षति से उत्पन्न कोलाहल। शारीरिक क्षति से उत्पन्न कोलाहल का मतलब है कि जो व्यक्ति मूक बधिर हो गया है, क्या हो गया है? मूक बधिर हो गया है। मूक बधिर, मूक बधिर का मतलब है कि जो व्यक्ति गूंगा है वह बोल तो पाता ही नहीं है, वह बहरा भी होता है। और दृष्टि बाधित, दृष्टि बाधित यानी ऐसा व्यक्ति जो अंधा भी है। यानी इन लोगों में, इनमें शारीरिक क्षति से संबंधित कमी है, तो इसमें भी, इन लोगों में भी संचार आसानी से होगा नहीं। अगला है अर्थ संबंधी कोलाहल। अर्थ संबंधी कोलाहल का मतलब होता है कि मान लीजिए कि अर्थ संबंधी, इसमें कहता है कि वक्ता, वक्ता एवं श्रोता, श्रोता जब एक ही शब्द के अर्थ में भिन्नता रखते हों, भिन्नता रखते हो तो इस प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे कहा गया है कि वीप, जैसे वीप होता है, वीप का अर्थ होता है खरपतवार, डबल ईपी, WEEP। वीप का मतलब होता है खरपतवार। ये खरपतवार जान रहा है कौन? वक्ता। सोर्स कह रहा है कि भैया ये जो है क्या है? खरपतवार है।
लेकिन जो रिसीवर है, जो जिसके पास जा रहा है, यह बीप का अर्थ कुछ अलग निकाल रहा है। और बीप माने क्या कर रहा है, या बीप माने रोना बता रहा है, बीप माने इसको रोना समझ में आ रहा है। तो क्या है, इनमें अर्थ संबंधी भिन्नता हो गई मित्रों। जब अर्थ संबंधी इसमें भिन्नता हो गई तो क्या इन लोगों में प्रभावी संचार होगा? जब इसमें प्रभावी संचार नहीं होगा तो अर्थ संबंधी भिन्नता भी कोलाहल को जन्म दे देती है, दोनों आपस में झगड़ जाएंगे। वाक्य रचना संबंधी, वाक्य रचना संबंधी का मतलब होता है इसमें व्याकरण संबंधी मित्रों दोष होगा और व्यवस्था संबंधी सांस्कृतिक कोलाहल। ये सांस्कृतिक कोलाहल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं यूपी का व्यक्ति हूँ और मुझे मेघालय में रहना हुआ। अब मेघालय में मैं चला जाऊंगा तो क्या मैं वहां की बातें को बोल पाऊंगा? मान लीजिए मेघालय नहीं, मैं मुंबई चला जाता हूँ। जब मुंबई गया तो मैं हिंदी जानता हूँ और मुझे एक मराठी व्यक्ति से क्या हो गई, बात करनी हो गई कि भाई मुझे खाना दीजिए। और खाना वहाँ आसपास नहीं कि मैं अपने इशारे से बता दूं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर दूं कि मुझे ये दे दीजिए। मुझे करना क्या है, मौखिक कम्युनिकेशन करना है, ओरल कम्युनिकेशन करना है मित्रों। तो मुझे दो भिन्न सांस्कृतिक लोगों में सांस्कृतिक कोलाहल उत्पन्न हो जाएगा, जिससे मेरा संचार प्रभावी नहीं होगा और मुझे वह व्यक्ति क्या करेगा, भोजन नहीं देगा और मैं भूखा रहूंगा। आइए आगे की बात करते हैं। भाषा के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ना तो सही है और ना ही गलत? यह प्रश्न है मित्रों। भाषा के संबंध उपयोग करने के संदर्भ में, ये कोई लैंग्वेज है, उसको उपयोग करने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन ना तो सही है और ना ही क्या है, गलत है? अब देखिए, सूचना जो है दो प्रकार से हो सकती है, या तो सकारात्मक होगी या तो क्या होगी, नकारात्मक होगी। मान लीजिए मैंने शब्द बहुत बड़ा लिख दिया, सूचना क्या होगी, या तो सही होगी या तो गलत। मान लो यही मैंने लिख दिया सही या गलत, सही या गलत लिख दिया। अब देखिए, संवेग जो होगा, संवेग विमर्श, इमोटिव डिस्कोर्स जो होगा, यह तो केवल एक ही होगा ना, इसमें दो नहीं हो सकता। और निर्देशात्मक डायरेक्टिव डिस्कोर्स भी दो नहीं हो सकता। यही दोनों एकदम सत्य है। ये तो गलत है, लेकिन ये है, या इसके लिए ना तो सही है ना तो गलत, ए और बी इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी पर लगाएंगे। ठीक, आइए देखिए, दूसरा प्रश्न है शाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण को मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं क्या, वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के साथ यदि नॉन वर्बल, एक गैर शाब्दिक का मतलब क्या हुआ, नॉन वर्बल संदेश हो तो यह अधिक सशक्त माना जाता है। तो आपको मैंने बताया था पहले ही क्लास में कि जो कम्युनिकेशन होता है वह दो प्रकार का होता है। मैंने आपको बताया था कि जो कम्युनिकेशन होता है आपका, वह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है वर्बल और एक क्या होता है, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में मैंने आपको 3-4 बताया था, आपने याद किया था। लेकिन वर्बल में मैंने बताया था कि एक ओरल होता है, एक क्या होता है, रिटन होता है। क्या होता है, रिटन होता है। इसको बताया था ये मौखिक है, ये क्या है, लिखित है। ये क्या है, लिखित है। आपको मैंने लिखवाया था कि जो कम्युनिकेशन का सबसे सशक्त माध्यम होता है वह क्या होता है, मौखिक होता है। सबसे सशक्त माध्यम क्या होता है, मौखिक होता है।
लेकिन आपको दिया कि अधिक सशक्त बन जाता है कौन? यदि संप्रेषण के साथ, शाब्दिक संप्रेषण के साथ, वर्बल कम्युनिकेशन के साथ यदि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का संदेश हो तो अधिक सशक्त बन जाता है। ये तो एकदम बिल्कुल राइट है मित्रों, एकदम सही है। दूसरा लिखा कि गैर शाब्दिक संप्रेषण में निजी भावनाओं, संवेगों, हाव भाव एवं अभिव्यक्तियों को प्रतिबंधित नहीं करता है। तो मैंने आपको इसी में एक शब्द लिखा था, क्या? काइनेमिक्स लिखा था कि नहीं लिखा था, जिसको कहते थे कायिक संप्रेषण। कायिक संप्रेषण कहते थे ना मित्रों, कायिक संप्रेषण कहते थे। इसमें लिखा था कि कायिक संप्रेषण में भाव भंगिमाओं, हाव भाव एवं अभिव्यक्तियों को क्या करता है? दर्शाता है, प्रतिबिंबित करता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि नहीं करता। और मैंने इसको बताया था कि जो कायिक संप्रेषण है वह नॉन वर्बल का क्या है? उदाहरण है। तो इसलिए तो क्या हुआ? गलत हो गया। जब दो गलत हो गया तो देखिए, दो ये गलत हो गया तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। एक तो सही है, केवल क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा मित्रों, या केवल एक इसका क्या है? सही है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, संप्रेषण के संबंध में कथा सुनना, स्टोरी। संप्रेषण के संबंध में कथा सुनना, स्टोरी टेलिंग किस प्रकार का कार्य है? किस प्रकार का कार्य है मित्रों? तो यह सामाजिक कार्य है। कथा सुनोगे तो सामाजिक कार्य है, या कोई असामाजिक कार्य नहीं है। भगवान को खुश करने का कार्य नहीं है, पुरोहित को खुश करने का कार्य नहीं है। सबसे एप्रोप्रिएट आंसर सामाजिक कार्य मित्रों है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले क्लास में मैं पुनः आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप क्लास को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम लोग भी भाई मोटिवेट हों। धन्यवाद।